गुड मॉर्निंग सभी को राम राम। आज हम क्लास 12 हिस्ट्री की बुक का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें अध्याय नंबर फर्स्ट पर आज चर्चा करेंगे। अध्याय नंबर फर्स्ट ईंटें, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के बारे में। शुरू कर रहे हैं हम पहले बिंदु से, जो है इस सभ्यता का प्रारंभ। सभ्यता के प्रारंभ में सबसे पहले हम बात करेंगे समय की, यानी सभ्यता का कालक्रम क्या है। हमारी बुक के अकॉर्डिंग 3 कालक्रम दिए हुए हैं। 6000 बीसी से लेकर 2600 बीसी तक प्राक हड़प्पा काल, 2600 से लेकर 1900 बीसी तक हड़प्पा काल, जिसे शहरी काल भी कहते हैं, विकसित हड़प्पा काल भी कहते हैं, और 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व के मध्य उत्तर हड़प्पा काल। ये 3 टाइम पीरियड हमारे बुक के अकॉर्डिंग हमें पढ़ने हैं। पहला टाइम पीरियड जो दे रखा है वो दे रखा है प्राक हड़प्पा काल। प्राक हड़प्पा काल का जो समय दे रखा है वो दे रखा है 6000 बीसी से लेकर 2600 बीसी अर्थात ईसा पूर्व। दूसरा जो समय दे रखा है वो दे रखा है हड़प्पा काल का, जिसे हम विकसित हड़प्पा या शहरी हड़प्पा भी कहते हैं। 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व। और तीसरा जो टाइम पीरियड दे रखा है वो दे रखा है उत्तर हड़प्पा काल। उत्तर हड़प्पा काल का जो टाइम पीरियड हमें दे रखा है वो दे रखा है 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व। टाइम पीरियड की बात ये हो गई है। टाइम पीरियड की बात के बाद अब हम अगला बिंदु ले रहे हैं, सभ्यता का नामकरण। सभ्यता का नामकरण। नामकरण को लेकर हम जिक्र करेंगे। हमें इस सभ्यता के 3 नाम मिलते हैं। पहला हड़प्पा सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता और तीसरा सिंधु सरस्वती की सभ्यता। 3 नाम हमें मिल रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता, दूसरा मिल रहा है हमें सिंधु घाटी की सभ्यता, तीसरा जो नाम मिल रहा है वो मिल रहा है सिंधु सरस्वती सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इस सभ्यता का नाम क्यों है? क्योंकि पुरातात्विक विभाग के नियम के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि सभ्यता में जो सबसे पहला ज्ञात स्थल होता है उसी के आधार पर नामकरण होना चाहिए। तो उस आधार पर अगर हम देखें तो सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। हड़प्पा सभ्यता नाम पहले ज्ञात स्थल के आधार पर, क्योंकि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इस स्थल की खोज की गई। सबसे प्राचीन स्थल है इस सभ्यता का। सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रारंभ में सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता के स्थल खोजे गए, जिसके कारण सिंधु घाटी की सभ्यता नाम कहा जाता है इस सभ्यता को। तीसरा सिंधु सरस्वती की सभ्यता। हमारी किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि सरस्वती नदी के किनारे 2/3 स्थल
मिले हैं, जिसके आधार पर सिंधु सरस्वती की सभ्यता भी इसका नाम मिलता है। सभ्यता के नामकरण के बाद हम अगले बिंदु के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सभ्यता का विस्तार। सभ्यता का विस्तार। विस्तार में सबसे पहले 3 प्रमुख देशों के नाम हमें याद रखने हैं, भारत, पाकिस्तान व अफगानिस्तान। इन 3 देशों में इस सभ्यता का विस्तार है, जहां पर पुरातत्व विभाग के अकॉर्डिंग 2000 पुरातात्विक स्थलों की खोज की जा चुकी है। इस सभ्यता के सबसे ज्यादा जो सभ्यता स्थल खोजे गए हैं वो हमारे भारत में ही खोजे गए हैं इस सभ्यता के। अब सभ्यता विस्तार के बाद हम अगला टॉपिक ले रहे हैं, निर्वाह के तरीके, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग जीवन यापन कैसे करते हैं, कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जीवन यापन कैसे करते थे। तो सबसे पहला जो निर्वाह का तरीका हमें मिल रहा है वो है पशुओं पर निर्भर। पशुओं पर निर्भर थे ये लोग। पशुओं पर निर्भर हमें साक्ष्य मिल रहे हैं, जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिल रहे हैं कई जगहों से, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लोग या तो पशुओं को पालतू बनाते थे या फिर उनसे मांस प्राप्त करते थे। 2 नंबर, कृषि पर निर्भर। कृषि पर निर्भर भी हमें इस सभ्यता के कई स्थलों से कुछ संरचनाएं मिल रही है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये लोग कृषि से परिचित थे और अपनी आजीविका कृषि के माध्यम से चलाते थे। जैसे कालीबंगा से हमें दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिल रहे हैं। इसके अलावा बनावली से व बहावलपुर मिट्टी के हल मिल रहे हैं। इसके अलावा धोलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिल रहे हैं। सोरतू गई नहरों के अवशेष मिल रहे हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये लोग कृषि कार्य करते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा बिंदु है वो है एक नियोजित शहर। नियोजित शहर को हम 3 भागों में नियोजित शहर को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। दुर्ग, गृह स्थापत्य, जिसे निचला शहर भी कहते हैं, और तीसरा बिंदु हमारा रहेगा जल निकासी व्यवस्था। आज अभी हम दुर्ग के बारे में अब पढ़ेंगे, उसके बाद 2 नंबर और 3 नंबर और उससे आगे का हम कल की कक्षा में लेंगे। सबसे पहले दुर्ग के बारे में बात करते हैं। क्या है दुर्ग? हमें इस सभ्यता के जितने भी जो स्थल मिले हैं उनमें पूरा का पूरा शहर इस प्रकार बसा हुआ है 2 संरचनाओं में।
जिसमें एक संरचना जो है वो कहला रहा है दुर्ग, और ये भाग जो कहला रहा है वो कहला रहा है निचला शहर। गौर से आप देखोगे तो आप पाओगे दुर्ग जो है वो पश्चिमी भाग में स्थित है और निचला शहर पूर्वी भाग में स्थित है। दुर्ग में कुछ विशिष्ट आवास मिले हैं जिसके आधार पर हम अनुमान लगाया गया है कि ये जो भाग है यहाँ पर प्रशासनिक वर्ग रहता था। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यदि बात करें तो मोहनजोदड़ो के दो संरचनाएं, जैसे एक तो माल गोदाम और एक विशाल स्नानागार, दुर्ग वाले भाग से मिले हैं। थोड़ा सा अब विशाल स्नानागार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। परकोटे से घिरा हुआ रहता था इस सभ्यता में। निचला शहर भी परकोटे से घिरा हुआ रहता था। इस प्रकार के संरचनाएं हमें मिली हैं। परकोटे कच्चे ईंटों के बने हुए मिले हैं। दुर्ग भाग जो है वहां पर थोड़ा सा हमें चबूतरे मिल रहे हैं। दुर्ग भाग में चबूतरे ज्यादा मिल रहे हैं। चबूतरों के ऊपर आवास बने हुए, जिसके कारण दुर्ग भाग इस निचले शहर से थोड़ा ऊपर की ओर बसा हुआ है। विशाल स्नानागार, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। विशाल स्नानागार में ज्यादा कुछ नहीं याद रखना, थोड़ी बातें याद रखनी है। पहली बात तो उत्तर वाले भाग में और दक्षिण वाले भाग में सीढ़ियां बनी हुई है स्नानागार में उतरने के लिए। दूसरा, कोने वाले भाग में जल निकासी की व्यवस्था के लिए नाली बनी हुई है यहाँ पर। तीसरी बात याद रखनी है, नीचे जो फर्श है यहाँ पर ईंटों का यह फर्श है जिसके ऊपर जिप्सम का लेप चढ़ाया गया है। जिप्सम का लेप चढ़ाया हुआ है ताकि जल का रिसाव नीचे ना हो सके। इसके अलावा पास में छोटे छोटे लगभग 8 स्नानागार मिले हैं। चारों तरफ है इसके गलियारा है स्नानागार के। विशिष्ट संरचनाओं के कारण पुरातत्वविद मानते हैं कि ये स्नानागार का उपयोग अनुष्ठानिक महत्व के लिए होता था, अर्थात धार्मिक उत्सवों पर स्नान के लिए अनुष्ठानिक महत्व के लिए इस स्नानागार का उपयोग होता था। इसके आगे की चर्चा हम आगे क्लास में करेंगे। धन्यवाद।